नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बांगे उत्तर। आज बात होगी बॉर्डर वाले एटम बम की नहीं, सियासी एटम बम की बात होगी, जिसके फोड़ने का राहुल गांधी ने दावा किया है। वैसे तो विपक्ष हमेशा से सत्ता पक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं के बेजा उपयोग का इस्तेमाल करने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन इस बार राहुल ने लकीर लांघ दी है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के लिए वोट चोरी करने का आरोप मढ़ा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन पर पहले भी आरोप लगाते रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन इस बार वोट चोरी करने का आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगा दिया है और इसके सबूत देने का भी दावा राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसे वो एटम बम बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जब वो ये एटम बम फोड़ेंगे तो इसी नहीं दिखेगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन दिखेगा ही नहीं। राहुल के एटम बम वाले बयान से सियासत में जहां बम फूटा है, तो वहीं आज बीजेपी ने भी राहुल पर पलटवार किया है और उन्हें नई चुनौती दे दी है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि राहुल, जो आप एटम बम फोड़ ही दें। राहुल जी, आपके पास अगर एटम बम है तो आप फोड़ दीजिए, ये रक्षा मंत्री ने बात कही है, लेकिन जरा खुद को संभाल कर कहा है कि ऐसी जगह एटम बम मत फोड़ दीजिएगा जिसकी चपेट में खुद आ जाइए। एक तरह से तंज कसा है। मतलब बीजेपी ने चुटकी भी ली है और चुनौती भी दे दी है। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए, बस अपने आप को संतुलित और सुरक्षित रखिए। कि वो छोटा बच्चा नहीं है। देश का मान सम्मान, देश का छवि कायम रहे, इतना तो समझ नेता प्रतिपक्ष को होना जरूरी है। ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अगर तेजस्वी यादव जी ने अपना नाम नहीं रखा है या वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया, तो इसमें चुनाव आयोग की क्या गलती? लोकतंत्र पर आक्रमण है, विरोधी का वोट काटना, अपना वोट जोड़ना। अगर यही है तो फिर निर्वाचन आयोग, हमें आप पर विश्वास है। तो इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है बीजेपी के लिए। बीजेपी पर पहले से आरोप लगाते रहे राहुल गांधी, पूरा विपक्ष लगाता रहा है, संवैधानिक एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाता रहा, लेकिन अब सीधे राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पास सबूतों का एटम बम है, जिससे फोड़ेंगे अगर वो तो इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग कहीं नहीं दिखेगा। इस तरह की बयानबाजी हो रही है, लेकिन बीजेपी के निशाने पर एक बार फिर से राहुल गांधी आ गए। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या वाकई में राहुल गांधी के पास कुछ ऐसा है, सबूतों के आधार पर सबूत कुछ ऐसे हैं राहुल गांधी के पास जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं, या फिर वो सिर्फ सियासी बयानबाजी कर रहे हैं? और अगर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं तो बीजेपी के निशाने पर वो पहले से रहे हैं, और अगर एक बार फिर से वो सिर्फ सियासी बयानबाजी कर रहे हैं तो ये उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शरद त्रिवेदी प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता सपा के मौजूद हैं, आरपी सिंह चौहान प्रवक्ता आरएलडी के, राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील अर्कवंशी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाषपा के भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और संजीव सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, और डॉक्टर राकेश रंजन आरजेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन राकेश रंजन साहब, क्या है राहुल गांधी के पास? ये आपको ही बताना, संजीव सिंह को भी बताना पड़ेगा। संजीव जी से शुरुआत कर लेते हैं। संजीव जी बताइए, क्या है राहुल गांधी के पास? गांधी ने जिस बात की चर्चा लगातार वो कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये हरियाणा के चुनाव से लेकर के, महाराष्ट्र के चुनाव से लेकर के, कर्नाटक के चुनाव, और थोड़ा 2-3 उदाहरण आपके सामने है। महाराष्ट्र में जहां चुनाव आयोग ने बताया कि 9 करोड़ 50 लाख वोटर थे, वहां 9 करोड़ 70 लाख वोट पड़ गए। एक विधानसभा में 2019 में महाराष्ट्र में
और आपके बात 2024 से लोकसभा तक 31 लाख वोट बढ़ते चलिए, कोई बात नहीं 5 साल में, लेकिन उसी महाराष्ट्र में 5 महीने में जब नवंबर में चुनाव होता है तो 40 लाख वोट बढ़ जाते हैं। और पुणे में आपने देखा कि एक बिल्डिंग की नहीं संजीव सिंह, अब तो भाई रजिस्टर जो मतदाता है वो तो 2 बार करा सकते हैं ना, पहले साल में 1 बार होता था, अब तो 2 बार रजिस्टर करा सकते हैं। तो भाई रजिस्टर अगर कराया होगा तो मतदाताओं की संख्या तो बढ़ेगी ना, घट कैसे जाएगी? अरे भाई आगे में आपका जवाब नहीं पूरा हुआ ना। जब चुनाव आयोग से बार-बार राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने लगातार कहा कि हमें जो वीडियोग्राफी है, जो आपके बड़े वोटर आ गए 5 बजे के बाद वोटरों की संख्या बढ़ गई, तो वीडियोग्राफी देने की पहले चुनाव आयोग ने रास्ता अपना कानून बदल लिया, वो नहीं देने से तैयार है। और आप ये बताइए बिहार में आप बता रहे हैं कि समरी डिवीजन 2025 में जनवरी में हुआ, सुप्रीम कोर्ट उसी पर चुनाव करा लीजिए, तो वो नहीं चुनाव है। तो एक तरफ नहीं संजीव जी जल्दी करेंगे, बहुत सारे मेहमान है, कुछ मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, तो जल्दी छोटा जवाब देंगे तो बेहतर है। संजीव जी मैं जानना चाहता हूं, आप जो जानकारी दे रहे हैं, क्या ये एटम बम है? जो आंकड़े सबके सामने हैं, एक व्यक्ति देश का देख सकता है वो आंकड़े और डिवाइड करके देख सकता है कि भाई पहले कितने थे, घटा करके देख सकता है, क्या ये एटम बम है? बिल्कुल, ये एटम बम हिंदुस्तान के जनतन को बचाने के राहुल गांधी जी तमाम बातों को कहा है। उनके कोरोना पे बात करेंगे तो हल्की समझ आ गया, जीएसटी पे बात करेंगे तो उसको नहीं सुना गया। आपने देखा उसके बाद नोटबंदी से और नोटबंदी हो रही है राहुल गांधी जी के, बिल्कुल इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं आज से नहीं खेल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आज में ही हम सबको मिल रहा है। ठीक है संजीव जी, मैं लौटता हूँ बीजेपी के पास जाऊं, उससे पहले राकेश रंजन आप भी अब जवाब दे लीजिए, क्योंकि आपके सहयोगी हैं राहुल गांधी और बिहार में तो साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो राकेश रंजन साहब, क्या ऐसा है राहुल गांधी के पास जो विस्फोटक है, एटम बम जैसा विस्फोटक है? जी सती भाई, आपके पैनल में बैठे सारे साथियों को मेरा नमस्कार जी, आपके और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। ये जो सारा मुद्दा चल रहा है, पहले तो ये देखिए कि आखिर ये स्थिति आई कैसे? ये स्थिति इसलिए आई कि बीजेपी और आरएसएस के जो इतिहास है, खासकर वोटिंग राइट के मामले पे बहुत दागदार रहा। ये कभी भी शोषित, वंचित, मजदूर, गरीब लोगों के मताधिकार देने के पक्ष में थे नहीं। और आज जो ये कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में किए लोग, हरियाणा में जो किए, उसके बाद बिहार में जो मीन्स महाराष्ट्र का मॉडल एक्सपोज हो गया, हरियाणा का मॉडल जब एक्सपोज हो गया तो उसके बाद बिहार में एक नया मॉडल लेकर के आए और चुनाव आयोग को लगा। और चुनाव आयोग में जो है, जो कर रहा है एफआईआर के नाम पे, आप खुद देखिए, और सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अपने आप को समझ रहा है। ये कह रहा है कि ना आधार वैलिड है, ना ईपिक नंबर वैलिड है, ना राशन कार्ड वैलिड है, और सारी चीजें कोई वैलिड नहीं है। तो राकेश भाई नहीं राकेश भाई, ये तो भाई पब्लिक डोमेन में है जो आप लोग पहले से आरोप लगा रहे हैं। राकेश भाई, ये सारे आरोप तो जब से एसआईआर शुरू है तब से आरोप आप लोग लगा रहे हैं, ये तो पब्लिक डोमेन में है। मैं जानना चाहता हूं, राहुल गांधी के पास कुछ ऐसा विस्फोटक है कि आपको लगता है, आपको जानकारी दी गई होगी, आरजेडी को भी बताया गया होगा कि भैया मेरे पास ये बम है, वक्त आने पर फोड़ूंगा मैं? अरे तो आप थोड़ा सा धीरज रखिए ना, पहले से क्यों हिलने लगे ये सारे लोग? यदि हम गलत नहीं है तो इनकी जमीन दौड़ क्यों रही है? ये डर क्यों? नहीं, वो तो चुनौती दे रहे हैं। शरद त्रिवेदी साहब, मैं आता हूं राकेश रंजन साहब। शरद त्रिवेदी साहब, आप लोग तो चुनौती दे रहे हैं और रक्षा मंत्री ने भी कह दिया भैया आइए ये बम फोड़ दीजिए, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखिएगा। शरद त्रिवेदी, देखिए 6 साल पहले राहुल जी ने कहा था कि धमाका है ये, तो सब लोग इंतजार कर रहे थे, बड़ी उम्मीद से बैठे थे कि धमाका होगा, जनता देखेगी। तो धमाका क्या, वो तो सुई गिरने की भी आवाज नहीं। 3 महीने पहले पाकिस्तान ने कहा था हम एटमी ताकत है, हम दिखा देंगे एटमी ताकत, उनकी भी एटमी ताकत देख ली। अब राहुल जी कह रहे इनके पास भी एटम बम है, ये भी दिखा दें एटमी ताकत अपनी। यहाँ मुद्दा इलेक्शन कमीशन का है, इसका किसी भी पार्टी, किसी अन्य सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र से या लोकसभा, विधानसभा से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का मामला है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। अगर इनको कोई तकलीफ है तो ये उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो इलेक्टोरल रोल सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, उसको वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा और कल इनको
फिजिकल कॉपी हाथ में इनको दी जाएगी। ये कहते हैं साहब हम तो वेबसाइट ऑपरेट नहीं कर सकते, दलित अल्पसंख्यकों को आप जो है प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको फिजिकल कॉपी दी जाएगी, वेबसाइट में डाला जाएगा, आप दुनिया के किसी कोने से पूरी चीज को स्टडी कर सकते हैं इनका। जहां और दिक्कत ये जो है, क्योंकि देखिए ये दिक्कत खाली यूपी और बिहार में हो रही है, बिहार और बंगाल में हो रही, क्योंकि यहां पे बांग्लादेशों के क्योंकि लोकल जो आबादी है उसमें घुलने मिलने के चांस ज्यादा है। केरला में इसकी तकलीफ नहीं है क्योंकि वहां भी एसआईआर होगा, तमिलनाडु में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कर्नाटक में कोई तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि यहां पे उस आबादी को रोकने की कोशिश की जा रही है और उस आबादी को ये लाने की कोशिश कर रहे हैं जो बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या है, उनको कहां बसाया जाए, कैसे उनके कार्ड बनवाए जाए, कैसे उनको उनका वोट लिया जाए। तो ये जो सारी प्रक्रिया है सिर्फ 2 राज्यों में सीमित है और ये जो भी हुआ है सही है गलत है, इसको वेबसाइट पे डाल दिया गया। अपने जो दर्द दुख तकलीफ, एटम बम, फुलझड़ी बम, जो भी आपके पास जो भी तकलीफ है, जो अनार बम है, आप सब इस पे चला दीजिए। 1 महीने का टाइम है, 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक का आपको टाइम दिया गया। अगर कोई उसके बाद भी आपको तकलीफ होती नहीं, शरद जी, आप लोग तो डरे तो नहीं है कम से कम कि भाई एटम बम है, कुछ राजनीतिक ऐसा उनके पास दस्तावेज है कि जिससे इलेक्शन कमीशन दिखाई नहीं देगा? आप लोगों को डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए राहुल जी की वजह से एक हंसी मजाक का माहौल रहता है राजनीति में और जनता ये देखना चाहती, जब भी वो कोई ऐसी बात करते तो लोग सोचते शायद कोई बम निकल आएगा, शायद कोई उम्मीद की किरण जागेगी। लेकिन जो रीलॉन्च पार्टी हो रही है पिछले 11-21 साल से, उसका नतीजा तो आपने देख ही लिया क्या है। अगर ये कह रहे हैं एटम बम है तो हम इनको बिल्कुल मौका देना चाहिए कि लोकतंत्र है, इसमें सबको एटम बम चलाने की पूरी जो स्वतंत्रता है ये चलाएं। सपा भी चलाए, आरजेडी भी चलाए, सब लोग एटम बम चलाए। लेकिन संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव जी जवाब देना चाह रहे हैं। संजीव जी जल्दी से छोटा लेकिन रखिएगा। संजीव जी बिल्कुल कह रहा हूँ कि 5 अगस्त का इंतजार करो, क्रांतिकारी दिन होगा। सात प्रवास नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वोटबंदी करा रही है। बिहार का एक थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इन्होंने 69 लाख लोगों को निकाला, 22 लाख लोगों को काम कर गए, 5 मिलियन 22 लाख लोगों का चुनाव उसका उनका पता नहीं चल पाता है। ऐसे 25 लाख लोग अपने पत्ते चले गए। पूरी तरह से लोगों से खारिज कराने की साजिश जो चली जा रही है, यही वो। और आपको बताइए वहाँ डाक बाबू पैदा हो जा रहे हैं, सत्ता बाबू हो जा रहे हैं, मुखिया से भी हो जा रही है। ऐसे लोगों को और बनाया जा रहा है। ये कौन सा चुनाव है? बजट तो अच्छा है। ठीक है शरद जी, जल्दी से कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आप? देखिए मेरा फिर वही कहना है कि अगर कोई तकलीफ है, आपके पास 1 महीने का टाइम है, जितने बम है, फुलझड़ियां हैं, अनार है, वो आप सब चलाइए। पूरे 31 दिन का टाइम सरकार ने जो हमारी इलेक्शन कमीशन ने दिया, इससे पहले भी इन्होंने जो ठीक है धर्मेंद्र जी, आपके सहयोगी के पास एक सियासी एटम बम है और जो आप लोग इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते रहे कि भाई इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, उसके खिलाफ राहुल गांधी के पास एटम बम है। आप लोग विश्वास में हैं कि ऐसा राजनीतिक भूचाल आएगा कि इलेक्शन कमीशन कहीं नहीं दिखाई देगा और बीजेपी धराशायी हो जाएगी? धर्मेंद्र जी बिल्कुल। नमस्कार कुंदन जी, जब तथ्य पकड़ में आएंगे तो एक तरह से निर्वाचन आयोग के लिए टम्बक। देखिए सबसे पहले तो शरद जी को ये समझना होगा कि लोकतंत्र में असहमतियों का सम्मान और उन असहमतियों का समाधान ही अच्छे लोकतंत्र निशानी है। और चुनाव आयोग पे से सवाल पूछना, चुनाव आयोग पे आरोप लगाना, चुनाव आयोग की जो कमजोरियां उसको बताना, ये लोकतंत्र का ही हिस्सा है। ये देशद्रोह का हिस्सा नहीं है कि संवैधानिक संस्थाएं के ऊपर हो गया। अगर उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ पकड़ में आ रही हैं, तो चूंकि सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं धर्मेंद्र जी, आप कमियां निकालिए ना, लेकिन आप कहते हैं कि भाई ऐसा एटम बम है कि चुनाव आयोग कहीं नहीं दिखाई देगा, इसे नहीं दिखाई देगा। 2-3 कुंदन जी हमारी बात आ जाए। कुंदन जी, विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष ने जब इनकी चोरी पकड़ी, चाहे कुंदरकी हो, चाहे मिल्कीपुर हो, चाहे तमाम जगह आपने रामपुर हो देखा, महाराष्ट्र में 3.9 मिलियन वोट जो है बढ़ गए, बिहार में कम हो जा रहे हैं। सवाल यह 15 लोकसभाओं में जो है कहीं 40 बड़े पैमाने पर वोटों खेर फेर हुई, मतों का विचलन हुआ, पड़ रहा परसेंटेज में अचानक कहीं बढ़ गया, कहीं घट गया। देखिए हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग शुरू से कहे चलिए ठीक है, वीवीपैट का 100% मिलान, निर्वाचन आयोग उसको क्यों स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? वोटर लिस्ट में जो विचलन हो रहा है, वोटर लिस्ट में जो नाम काटे गए, ये हम शुरू से समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही। वोटर लिस्ट में पन्ना प्रमुखों के माध्यम से 20, 30, 40 वोट उससे गायब कर दिए गए, आप चिन्हित करके उसका उस संज्ञान चुनाव आयोग को लेकर के उस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। भाई हमने कहा सीसीटीवी निगरानी में मतों का हो,
वो सार्वजनिक हो और कम से कम स्ट्रांग रूम भी पूरी तरह सीसीटीवी कवरेज हो और उसका मॉनिटरिंग सिस्टम कमजोर है। कई जगह देखे हेरा फेरी का भी आया, कई जगह स्ट्रांग रूम खुले मिल गए, कई जगह स्ट्रांग रूम पे आरोप लगे, लाने ले जाने में आरोप। वाराणसी में किस तरह से जो ठीक है धर्मेंद्र जी, शरद त्रिवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं। शरद जी जल्दी से सर। हाँ, दूसरी बात निर्वाचन आयोग। धर्मेंद्र जी आप थोड़ा सुन लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा रखेंगे। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं आप सभी से कि थोड़ा छोटा छोटा रखिए, बढ़िया है। शरद जी देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2 आरोप लगाए थे इलेक्शन कमीशन पे, तो ये और कांग्रेस ने भी लगाए थे कि साहब ईवीएम हैक हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने इनको मौका दिया, पाइए ईवीएम हैक करके दिखाइए, इनमें से कोई नहीं गया। फिर समाजवादी पार्टी ने दूसरा आरोप लगाया कि हमारे 20,000 वोट इनके हर जिले में से काटे जा रहे हैं। तो पहले इनको कैसे पता था कि 20,000 वोट इनके हैं? दूसरी चीज है कि काटे गए, इस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा आप हमको लिखित में दीजिए कि कहां कहां किसके जिले में कौन से वोट काटे गए आपके। इन्होंने उसके बाद नहीं दिया। ये जो बोलफोर्स का तरीका है कि साहब गोली मारो और भाग जाओ, गोला मारो और भाग लो, आरोप लगाइए और भाग जाइए। हम लोग कोई ऐसी हवा बात नहीं कर रहे हैं, दावे से दिया और 150 से अधिक शिकायतें हमारे पार्टी कार्यालय से बाकायदा पहले और अब की वोटर लिस्ट दे करके दी गई। अब निर्वाचन आयोग की इस प्रक्रिया का देखिए, ऐसा कोर्ट भी जब ड्यूरिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंटरव्यू नहीं करते, उसका लाभ ये उठाते हैं। जो पहले सूची में नाम रहता है, अंतिम मतदाता सूची जिससे मत पड़ना है, उसमें से नाम गायब कर देते हैं और उस दौरान कुछ हो नहीं सकता, लास्ट में उसका लाभ लेते हैं। यह मतों की चोरी है, ये रुकनी चाहिए। ठीक है, सुनील आर्कवंशी में जुड़ गए। सुनील साहब, मैं ये जानना चाहता हूं भाई कि जब विपक्ष जीता है तब वोटों की हेरा फेरी, मतदाताओं की संख्या बढ़ जाती है, ये इसकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन जब हारने और चुनाव से पहले इसकी चर्चा खूब होती है। आर्कवंशी साहब छोटा छोटा रखिएगा प्लीज। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से देखिए, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता चला आया है, उसको ना तो ईडी पे भरोसा है, ना तो किसी भी एजेंसी पर भरोसा है। जो भी सरकार काम कराती है, जो एजेंसियां काम कराती है, चुनाव आयोग हो चाहे किसी प्रकार की जो एजेंसियां हो, उन पर किसी तरीके का भरोसा नहीं है। और चुनाव इस तरीका का नैरेटिव एक्शन करना चाहता है कि हमारा नाम काट दिया गया है। तो ये विपक्ष जो है इस तरीके की मंशा पाकर चुनाव जीतने वाला नहीं है। विपक्ष की पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है और विपक्ष अपनी हार को स्वीकार कर रहा है और उसको पता है कि मुझे हार में क्या बोलना है। तो इस तरीके की बातें विपक्ष खड़ा कर चुका है और विपक्ष आगे इन बातों को चुनाव हारने के बाद पेश करेगा। चुनाव आयोग ने मेरा नाम काट दिया, कोई भी नाम नहीं काटा। आज देखिए ना किस तरीके से तेजस्वी यादव की आज जो उन्होंने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरा नाम काट दिया गया, उसके बावजूद देखिए चुनाव आयोग ने उनका नाम दिखाने का काम किया। आप नंबर सही डालने का काम नहीं कर रहे। जब आप चुनाव की वेबसाइट से सही नंबर डालेंगे तब आपका नाम दिखाई पड़ेगा ना। तो चुनाव आयोग ने तुरंत थोड़ी ना नाम आपका तुरंत दर्ज कर दिया जो आपको दिखाने का काम कर दिया। ठीक है, कौन सी साहब सेट करना चाहते? बिल्कुल जी। आरपी सिंह साहब, मैं आता हूं। संजीव साहब मैं आता हूं, आपके पास आता हूं। दरअसल आरपी सिंह साहब, बीजेपी और सत्ता पक्ष ये आरोप लगाता रहता है कि भाई राहुल गांधी पाकिस्तान वाली भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान के फेवर में आते हैं, तो पाकिस्तान भी एटम बम का डर दिखाता रहता है। वही डर तो नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी? आरपी सिंह साहब जल्दी से। सिंह साहब अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए पीसीआर आपसे बातचीत करेंगे पीसीआर। आरपी सिंह साहब, शरद जी, आप लोग तो आरोप लगाते रहे भाई राहुल गांधी और पूरा विपक्ष जो है और खासकर कांग्रेस जो है पाकिस्तान की भाषा बोलता है, उसी राह पर तो नहीं चल रहे हैं राहुल गांधी, एटम बम का डर दिखा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि कोई जो बम है आपके पास 1 महीने का टाइम इलेक्शन कमीशन ने दिया है, आप चलाइए ना। इलेक्शन कमीशन तो कहते हैं आइए हमारे वो जितने बम चलाने चलाइए। ये उनको धमकी दे रहे थे। इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर जो है उनको अपने लोगों को निर्देश देने पड़ेंगे, आप डरिए मत, आप अपना काम निष्पक्ष तौर पर और पारदर्शी तरीके से करिए। ये उन तक को धमका रहे थे जो कह रहे हैं कि साहब उन्होंने कहा कि साहब मेरा नाम नहीं है, तो उसके बाद जब सही नाम डाला गया इलेक्शन कमीशन दिखा दिया कि उनका नाम है। ये सिर्फ आरोप लगाना है, क्योंकि एक वकालत में कहते हैं पेशबंदी। केस क्या है वो अलग कहानी है, पेश क्या करना वो अलग कहानी है। तो जब हार निश्चित हो तो पहले ही इसकी तैयारी की जाती है कि साहब हम ये ठीकरा किसके सर पे फेंकेंगे। तमिलनाडु में ये क्यों नहीं हो पा रहा है, केरला में नहीं हो पा रहा है, बंगाल में नहीं हो पा रहा है, हिमाचल में नहीं हो पाया। सिर्फ जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहां ईवीएम मशीन खराब हो जाती है, वहां वोट में धांधली होती। कर्नाटक में क्यों नहीं धांधली हुई, तेलंगाना में धांधली क्यों नहीं हो रही है?
लेकिन ये जहां उनको मालूम है कि हार निश्चित है, तो सबसे पहले जो नेता है, अपना जो सेना अध्यक्ष है, उसको बचाने की जरूरत है। और पार्टी को ये जनता के बीच में जब जाएंगे तो क्या बताएंगे कि हम कैसे हार गए। ठीक है, सिंह साहब, आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेते हैं। आरपी सिंह साहब, क्या ये विपक्ष पहले से माहौल तो नहीं पैदा कर रहा है, बना रहा है? नहीं, राहुल जी देश में विपक्ष के नेता हैं, एलओपी हैं, उनका सम्मान है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का संविधान के तहत अपना एक दायरा है। उनके पास जब एटम बम है, जब फोड़ेंगे तो संवैधानिक संस्था है, निर्वाचन आयोग उनको जवाब देगा। और अभी से कपोल कल्पित बातों में बहस करना है कि कौन सा उनके पास एटम बम है, कैसे फोड़ेंगे, किस तरीके से फोड़ेंगे, किस पे गिरेगा। अरे भाई, एक कानूनी प्रक्रिया है, देश संविधान के तहत चलता है, संविधान के तहत चलेगा, संविधान के तहत उनके जो सवाल होंगे चुनाव आयोग उनको जवाब देगा। बिल्कुल ठीक है। राजीव रंजन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद है। राजीव साहब, माफी चाहूंगा सबसे आखिर में आ रहा हूं, लेकिन निचोड़ आपसे मैं चाहता हूं कि भाई ये जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं और राजनाथ जी कह रहे हैं कि भैया राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि भाई फोड़ दीजिए, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, किस तौर पर देखते हैं इस राजनीतिक एटम बम को, राजीव रंजन जी? देखिए, राहुल गांधी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। आज एक वोटर होने के नाते हम बहुत चिंतित हैं कि राहुल गांधी जी को जल्दी से जल्दी ये देश हित में, देश के मतदाताओं के हित में इस बम को फोड़ना चाहिए, ताकि हम जाने कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसकी सरकार बन रही है कि नहीं। और अगर राहुल गांधी के एटम बम में कोई दम नहीं निकलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट से, भारत सरकार से यह मांग करेंगे कि जल्दी से इनको जेल भेजा जाए। इसलिए कि इतनी बड़ी चुनावी प्रक्रिया पे इतने वोटर मिलकर वोट देते हैं, उस पे ही पूरा सवाल खड़ा कर देना कि चुनाव चोरी हो रहे हैं। हालांकि जो राहुल जी का इतिहास है, आपको याद होगा 2019 के चुनाव से पहले राफेल को लेकर उन्होंने शुरू किया कि राफेल की बात बोलेंगे तो बम फूट जाएगा। बिल्कुल। संसद में बोला, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, राहुल गांधी का एक हालिया बयान था कि मैं 2014 से चुनावों को ऑब्जर्व कर रहा हूं और हर बार गड़बड़ी हो रही है। 14 में कांग्रेस की सरकार थी, चुनाव आयुक्त उनके कंट्रोल में था। इस बात को माना जाए कि सरकार का कंट्रोल चुनाव आयुक्त पे होता है तो बिल्कुल। और 14 में चुनाव के समय नहीं तय था कि मोदी जी पीएम बनेंगे। नहीं जी जी जी, वही 2014 में चुनाव से पहले तो इस तरह की बात थी नहीं। सरकार कांग्रेस की और चुनाव आयोग ने मोदी के पक्ष में काम किया। तो राहुल गांधी की बातों को समझने की जरूरत है। और मैं दोबारा ये मांग करूंगा कि राहुल गांधी की बातों में अगर सच्चाई कोई नहीं निकलती है तो इनके ऊपर बड़ी से बड़ी कानूनी कार्रवाई हो। ठीक है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देश की सरकार। संजीव जी उंगली खड़ी कर रहे हैं। संजीव जी जल्दी से। बिल्कुल, मैं इसकी मांग करता हूँ। बिल्कुल। मैं पहली बात बता दूं कि आपके जितने पैनलिस्ट बैठे हैं कि जहां जीतते वहां बात मिलती। राहुल गांधी जी जिस कर्नाटक में प्रेस वार्ता 5 अगस्त को करें, कर्नाटक के चुनाव की धांधली की बात रखेंगे, मैं पहले बता दूं, क्योंकि कर्नाटक में तो हमारी सरकार है वहां धांधली पर। और दूसरी बात यही है क्या, बिहार में बीएलओ के कमरे में बैठ करके फार्म कर रहे हैं, किसी के पास जिसका काम भरा है उसके पास किसी तक नहीं थी। ये आपके कैमरे से दिखाया गया, क्या ये भी झूठ है क्या? तो यहाँ पे बैठे हुए लोग, चुनाव आयोग कहाँ से कैसे चयनित किया गया, सत्ता पक्ष की तरफ, बहुमत की तरफ से चुनाव आयोग तय किया गया, आयोग तय किया गया, जो सीधे से सुप्रीम कोर्ट को खड़ कर दिया गया। तो मैं इस बात से कह रहा हूँ कि 5 अगस्त की तैयारी रखें और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी समर्थित आपके पास नहीं संजीव जी ये जो सारी आप बातें कह रहे हैं, ठीक है, पब्लिक डोमेन में। मैं ये जानना चाहता हूं, जो राजीव रंजन साहब ने बातें कही, वो कह रहे हैं कि भाई अगर एटम बम नहीं फोड़ पाते राहुल गांधी, चूंकि हमारा देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को कायम करने में इसी की बड़ी भूमिका है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। तो भाई अगर आपको साबित नहीं कर पाए तो क्या राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? संजीव जी जल्दी से। राहुल गांधी के खून में बलिदान और त्याग है। इस देश के प्रति सफल, इस स्वतंत्रता संघर्ष के लिए संघर्ष के लोग हैं, वो अंग्रेजों के। राजीव जी की आवाज दीजिए। राहुल गांधी नहीं है। राजीव जी कहिए। नहीं है कि आप बोल के निकल जाएंगे। संजीव जी साबित करना पड़ेगा इस बात को। बहुत बड़ा आरोप हम कहेंगे कि जब से नहीं, सुनिए, जब से चुनाव हो रहा है यह सबसे बड़ा आरोप है चुनाव आयोग पे। इससे बड़ा आरोप नहीं हो सकता।
ठीक है, बिल्कुल साबित करना पड़ेगा। हम यही कह रहे हैं कि साबित करना पड़ेगा इसको। साबित क्या करना पड़ेगा? आपने 70 लाख रुपए से निकाल दिए, आपने कहा कि पूरी सूची देंगे, आप कहे उसमें से 35 लाख। अरे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए संजीव जी? संजीव जी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट तो है ना सामने, सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। आरोप सही है तो आपके इसीलिए कहा गया नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं चलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं चलेगा, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं चलेगा, नहीं, मीडिया में बोल के नहीं चलेगा, मीडिया में बोल के नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जाइए, अथॉरिटी बॉडी से ऑर्डर लाइए। ठीक है, राकेश रंजन आरजेडी प्रवक्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश साहब जल्दी छोटा रखिए क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हम लोग आ गए हैं। राकेश जी आप पता नहीं किसको बैठा लिया है, जिनको 2014 की बात कर रहा है। एक बार नहीं, ये मत बोले किनको बैठा लिए। राकेश रंजन जी आपका सम्मान बोल रहा हूँ, ये मत बोले प्लीज। यदि ऐसी बात रखती है तो सारे जुम्मेदार लोग तो अभी जेल में होते हैं। बताइए। और दूसरी बात है जो कह रहे हैं कि 1 महीने का टाइम है, ये लोग डेटा तक नहीं बता रहे हैं कि किसको कितना नाम कटा है, कौन लोग परमानेंटली शिफ्ट है, कौन नहीं है। यदि परमानेंट है कोई नहीं तो भाई राकेश रंजन साहब आप लोग आरोप लगा रहे तो ये साबित आप लोग कर दीजिए ना कि जो जेन्युइन वोटर है वहां पर उसका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। राकेश साहब जरूरी है, सवाल नहीं हुआ। ये तो ये लोग चाहते ही नहीं है कि जो लोग भी लोकतंत्र में सवाल उठाए उसको जेल भेजिए, लेकिन ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही वाला शासन नहीं है। तो ये बात समझिए, और जो भी सवाल उठा रहा है विपक्ष एकदम। ठीक है शरद साहब आपको लगता है क्या कि कुछ वाकई में राहुल गांधी के पास है या फिर वो सिर्फ माहौल बना रहे? शरद साहब 10 सेकंड में जवाब। मैं तो कह रहा हूं कि ये आरोप लगाएं और उसके बाद माफी मांग ले, उसे क्या दिक्कत है? ये तो हर बार राफेल पे इन्होंने माफी मांगी, 2 बार ये माफी मांग चुके हैं। केजरीवाल जी 2 बार माफी मांग चुके हैं। आरोप लगाइए, माफी मांग लीजिए। इससे इनको न्यायपालिका पे इनको विश्वास नहीं, शाहबानो केस में इनका विश्वास वहां से हट गया था, लोकसभा पे इनको विश्वास नहीं। उसके आरोप लगाइए, साबित मत कीजिए, माफी मांग लीजिए। धर्मेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं, पीसीआर कह रहे हैं खत्म करने के लिए, लेकिन 10 सेकंड आपके पास। धर्मेंद्र जी देखिए ऐसा होता है, परिस्थिति जनसांच सीधे इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि लगातार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया से लेकर के सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं के बाद केवल कार्यपालिका ने नियुक्ति करे, उसके बाद से लेकर के कानून पास करना, और लगातार जब सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस मामला था तो 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करना, और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना, यह निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर उंगली खड़ा करता है। और किसी भी संवैधानिक संस्था को उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। तमाम एविडेंसेज है जो लगातार उसमें मत चोरी होने के मामले प्रकाश में आते हैं, तो वो जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग। राजीव जी कुछ आखिरी कमेंट। राजीव जी क्या चुनाव आयोग के निर्वाचन की प्रक्रिया में बदलाव होना ये बड़ा एटम बम है? राजीव जी छोटा जवाब 10 सेकंड में खत्म करूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? नहीं देखिए बिल्कुल जो एटम बम है वो राहुल जी को बताना पड़ेगा, और हम ये फिर मांग कर रहे हैं कि अगर नहीं बताएंगे तो उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, एक आम मतदाता का लोकतंत्र से विश्वास हट जाएगा। ठीक है, राहुल गांधी को ये एटम बम फोड़ना चाहिए, जो राजनीतिक सियासी एटम बम राहुल गांधी के पास है, जिन्हें उन्होंने संभाल के रखा है पाकिस्तान की तरह, उसे फोड़ना चाहिए। क्योंकि अब राजीव रंजन साफ तौर पर चुनौती दे रहे हैं राजनाथ सिंह की तरह, फोड़िए अगर आपके पास है तो, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज यूपी मांगे उत्तर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।